चलिए आज गहराई से समझते हैं आधुनिक निर्माण के एक ऐसे चमत्कार को जिसे अक्सर शहरों के आसमान को छूते हुए देखा जाता है, टावर क्रेन। आज के इस विश्लेषण में हम उस उच्च स्तरीय चरण दर चरण इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो इस विशालकाय ढांचे को सुरक्षित रूप से खड़ा करता है। एक टावर क्रेन को महज लोहे के कुछ टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया जाता। ये असल में गुरुत्वाकर्षण, तेज हवाओं और अपार वजन के खिलाफ विज्ञान की एक बहुत ही सटीकता से रची गई योजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले साइट की तैयारी और नींव, उसके बाद क्लाइंबिंग और रोटेटिंग पार्ट्स, फिर ऊपरी ढांचे को जोड़ना, सख्त निरीक्षण और रस्सियों का काम, और अंत में सबसे जरूरी हिस्सा कर्मचारियों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रोटोकॉल। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण से, साइट की तैयारी और नींव। कोई भी गगनचुंबी संरचना बिना एक ठोस नींव के कभी खड़ी नहीं हो सकती। टावर क्रेन के मामले में इंजीनियरिंग की ये शुरुआत असल में जमीन से भी नीचे शुरू होती है, जहां एक बेहद व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नींव तैयार करने के लिए सबसे पहला काम है साइट का सर्वे करना, ताकि जमीन की भार सहने की क्षमता का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। इसके तुरंत बाद 8,570 किलोग्राम वजन वाले बेस सेक्शन को नींव पर रखा जाता है। जरा सोचिए, लगभग 9 टन का यह विशाल हिस्सा महज 8 पिनों के सहारे सुरक्षित किया जाता है। यहीं से उस असाधारण सटीकता की शुरुआत होती है जहां 1 मिलीमीटर की चूक भी पूरी संरचना को खतरे में डाल सकती है। यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि क्रेन की हजारों टन उठाने की क्षमता पूरी तरह से अर्थहीन है अगर वह एक अस्थिर या दलदली जमीन पर खड़ी हो। ये हमारा पहला बड़ा सुरक्षा चेक पॉइंट है। ओशा के मानक साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन पूरी तरह से ठोस, समतल और पानी की निकासी वाली होनी चाहिए। इसके साथ ही ब्लॉकिंग सामग्री को भी वजन सहने और स्थिरता बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही आकार का होना चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। हवा में एक भी पुर्जा उठाने से पहले दस्तावेजों का एक पूरा पहाड़ तैयार किया जाता है। हाँ, कागजी कार्रवाई थोड़ी उबाऊ लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि तकनीकी दस्तावेज, साइट प्लान और इंस्पेक्शन रिपोर्ट ही क्रेन की असली नींव हैं। कागजी कार्रवाई की ये सख्ती ही वो सुरक्षा कवच है जिसके बिना वर्टिकल क्लाइंबिंग यानी ऊपर की ओर बढ़ने की कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। भाग 2, क्लाइंबिंग और रोटेटिंग पार्ट्स। बेस के पूरी तरह स्थिर होने के बाद अब रुख करते हैं ऊपर की ओर। ये वो चरण है जहां क्रेन का निर्माण एक स्थिर अवस्था से आगे बढ़कर डायनामिक मैकेनिक्स की दुनिया में प्रवेश करता है। इस चरण में वजन के आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। 16,760 किलोग्राम के क्लाइंबिंग फ्रेम को हवा में उठाया जाता है, लेकिन वजन से ज्यादा हैरान करने वाली बात है इंजीनियरिंग की बारीकी। इस भारी भरकम फ्रेम और टावर बॉडी के बीच सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर का गैप एडजस्ट किया जाता है। 16 टन का लोहा और फासला सिर्फ 2 मिलीमीटर का। इसके बाद 15,800 किलो की रोटेशनल यूनिट और 12,640 किलो का काउंटर जिप पूरी सटीकता के साथ अपनी जगह पर फिट किए जाते हैं। इतनी भारी मशीनरी को जोड़ने के दौरान ही हमारा दूसरा सुरक्षा चेक पॉइंट आता है। नियमों के अनुसार किसी भी पुर्जे को लगाने से पहले एक क्वालिफाइड पर्सन यानी योग्य व्यक्ति द्वारा उसकी घिसावट या संभावित नुकसान की जांच की जाती है, और जैसे ही ये हिस्से जोड़ दिए जाते हैं, प्रमाणित वजनों का उपयोग करके तुरंत एक लोड टेस्ट किया जाता है, ये साबित करने के लिए कि सब कुछ अपनी जगह पर मजबूती से टिका हुआ है। भाग 3, ऊपरी ढांचे को जोड़ना। अब इस सफर में टावर क्रेन के शिखर पर पहुंचते हैं। जाहिर है, जैसे जैसे मशीनरी के ये हिस्से अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जोखिम का स्तर भी सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा कैसे आकार लेता है। ऊंचाई पर संतुलन का एक बेहद नाजुक खेल चलता है। ऑपरेटर के बैठने की जगह, जिसे कैब कहते हैं, जिसका अपना वजन 800 किलो होता है, उसे स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही एक 45 मीटर लंबी भूम को सुरक्षित रूप से जोड़ना किसी हवा में करतब दिखाने से कम नहीं है। इन सब के लिए हर एक कंपोनेंट की बहुत ही सटीक लॉगिंग अनिवार्य होती है। 75%, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। निर्माण के दौरान जब किसी असिस्ट क्रेन का उपयोग किया जाता है, तो यदि उठाया जाने वाला वजन उस क्रेन की क्षमता के 75% से अधिक हो जाता है, तो इसके लिए एक विशेष क्रिटिकल लिफ्ट परमिट की आवश्यकता होती है। यह नियम स्पष्ट करता है कि ऑपरेशनल सीमाएं कितनी सख्त रखी गई हैं।
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्रेन में कई स्वचालित सुरक्षा उपकरण यानी ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। असेंबली के दौरान जब भी बूम की गति को रोकने के लिए किसी ब्रेक का इस्तेमाल होता है तो उसका पहले से टेस्ट होना जरूरी है। अगर अचानक बिजली चली जाए तो हॉइस्ट ब्रेक, स्विंग ब्रेक और ट्रॉली ब्रेक जैसे सभी ब्रेक अपने आप लग जाने चाहिए ताकि कोई अनियंत्रित हलचल ना हो। ये पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होना चाहिए। भाग 4, सख्त निरीक्षण और रस्सियों का काम। अब हम क्रेन के नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसके उलझे हुए लोहे के तार या वायर रोप्स हैं। इन रस्सियों और इनकी चरम निरीक्षण प्रक्रियाओं के बिना कोई भी लिफ्ट संभव ही नहीं है। इस सिस्टम का एक बेहद खास हिस्सा है रोटेशन रेजिस्टेंट वायर रोप यानी मुड़ने से रोकने वाली विशेष रस्सी। जब क्रेन लगातार बहुत भारी और तेजी से काम करती है, जैसे क्लैमशेल या मैग्नेट लिफ्ट्स में, तो रस्सियों पर एक अलग ही तरह का दबाव पड़ता है। इन खास परिस्थितियों में इसी विशेष रस्सी का उपयोग अनिवार्य है और इसके संचालन की शर्तों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। लेकिन ये रस्सियां हमेशा सुरक्षित रहें, इसके लिए जांच के अलग अलग स्तर हैं। हर शिफ्ट से पहले एक विजुअल जांच होती है, जहां दिखने वाले तारों और मशीनरी को परखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वार्षिक निरीक्षण बहुत ही गहराई से होता है। इसमें मशीन को खोलकर पूरी रस्सी की लंबाई और उन वेल्ड्स को जांचा जाता है जो आमतौर पर पुलियों के बीच छिपे रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्पेक्टर असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं। अगर रस्सी के व्यास में 5% की भी कमी आ जाए, अंदर का कोर बाहर दिखने लगे, कोई तार टूट जाए या रस्सी में मुड़ाव आ जाए, तो ये सब किसी बड़ी तबाही के स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। बिजली के आर्क या अत्यधिक गर्मी से हुआ नुकसान भी तुरंत उस रस्सी को सेवा से बाहर करने का एक बड़ा कारण बन जाता है। 4/1000, 4 प्रोमेल। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद फाइनल टेस्टिंग के दौरान जो बात सबसे अहम है वो है क्रेन का बिल्कुल सीधा खड़ा होना। ये अधिकतम अनुमेय विचलन है। सरल शब्दों में कहें तो अगर क्रेन 1000 इंच ऊंची है तो वो केवल 4 इंच तक ही अपने वर्टिकल अलाइनमेंट से हट सकती है। ये आंकड़ा इस पूरे काम में आवश्यक पूर्ण सटीकता को बयां करता है। भाग 5, कर्मचारियों की सुरक्षा और आपातकाल। लोहे और स्टील की इस भारी दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज्यादा नाजुक है, इंसान। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। रिगिंग क्रू के लिए नियम अत्यंत सख्त हैं। 15 फीट से ऊपर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए 100% फॉल प्रोटेक्शन जरूरी है, यानी बिना सुरक्षा बेल्ट या टाई ऑफ के कोई भी ऊंचाई पर काम नहीं कर सकता। और हां, ये पूरी प्रक्रिया एक योग्य असेंबली और डिसअसेंबली डायरेक्टर की प्रत्यक्ष निगरानी में ही होनी चाहिए। क्रेन केवल गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि पर्यावरण से भी जूझती है। पावर लाइनों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। कम वोल्टेज के लिए कम से कम 20 फीट और 350 केवी से अधिक के लिए कम से कम 50 फीट। इसके अलावा तेज हवाओं के दौरान क्रेन को एक खास आउट ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ दिया जाता है, जिससे हवा के झोंके बूम को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे आज़ादी से घुमा सकें। इसे वेदर वेनिंग भी कहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद सोचने वाली बात है कि अगर अचानक पूरी योजना ही फेल हो जाए तो क्या होगा? बिजली गुल हो जाए, ऑपरेटर बेहोश हो जाए या मौसम अचानक भयंकर रूप ले ले तो क्या किया जाएगा? यहीं काम आती है एक ठोस आपातकालीन बचाव योजना। इसका होना उतना ही जरूरी है जितना कि क्रेन की नींव। इस योजना में साइट का जोखिम मूल्यांकन, रेडियो के जरिए संवाद का स्पष्ट माध्यम और सबसे अहम बात, हवा में लटके हुए वजन को सुरक्षित नीचे लाने और फंसे हुए ऑपरेटर को बाहर निकालने की तय प्रक्रिया शामिल होती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि क्रेन की यांत्रिक ताकत और उसे चलाने वाले इंसानों की सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। कोई भी इंजीनियरिंग तब तक मास्टरपीस नहीं हो सकती जब तक उसकी सुरक्षा के नियम अटूट ना हों। तो अंत में विचार करने के लिए एक सवाल है। हम विज्ञान के जरिए आसमान छूने वाली संरचनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन प्रणालियों में भी उतना ही नवाचार कर रहे हैं जो उन श्रमिकों को सुरक्षित रखती हैं, जो हर दिन गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर हमारे लिए ये शहर बसाते हैं? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अगली बार जब भी कोई टावर क्रेन आसमान को छूती हुई नजर आएगी तो वह केवल एक मशीन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और सुरक्षा के एक अचूक तालमेल का प्रतीक लगेगी।